हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अरेस्टेड पर्सन के क्या राइट होते हैं। जब किसी पर्सन को अरेस्ट करा जाता है तो अरेस्ट करते टाइम और अरेस्ट होने के बाद उसके पास क्या राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, और इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार एक्सेस कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल 21 को देखेंगे। तो आर्टिकल 21 ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो एज़ पर आर्टिकल 21 जो एक फंडामेंटल राइट है, सिटीजन्स नॉन सिटीज़न हर किसी के पास ये राइट अवेलेबल है, सबको ये राइट दिया गया है, वेदर दैट पर्सन इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया और एलियन, एनीवन, हर किसी के पास ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस आर्टिकल का बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू बहुत सारे राइट्स लाए गए हैं, बहुत सारे राइट्स को इन्फोर्स कराया गया है, जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, जो राइट हमें नेचर ने दिए हैं, नेचर से ही मिलते हैं, हमें बाय बर्थ मिलते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स का राइट है। तो उनमें उन राइट्स को यहाँ पर इंटरप्रेट करके बहुत सारे राइट्स लाए गए, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू एंटरटेनमेंट, राइट टू मेडिकल एड एंड सो ऑन। तो ऐसे ही कुछ राइट्स आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन से अरेस्टेड पर्सन्स को भी अवेलेबल है। तो हम उनको वन बाय वन देखते हैं। जैसे राइट टू फ्री लीगल एड। तो राइट टू फ्री लीगल एड इन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट has held that the state is under a constitutional duty as per Article 21 to provide free legal aid to a pauper accused person। पॉपर का मतलब कि जो इंडिसेंट पर्सन है, जो पुअर अक्यूज पर्सन है, तो पुअर अक्यूज पर्सन अपने आप को अपने डिफेंस के लिए अगर एक्सपेंसेस नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट लायबल है कि एज़ पर आर्टिकल 21 उसको डिफेंस के लिए फ्री लीगल एड दी जाए। तो ये खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये हेल्ड करा गया है। इसके साथ साथ आप एम.एच. हॉस्कॉट का केस भी देख सकते हैं। इसमें भी यही ऐसा ही राइट को रेटिफाई किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही लीगल एड के लिए, फ्री लीगल एड के लिए स्टेट को ड्यूटी इम्पोज किया है, स्टेट की लाइबिलिटी है कि यहाँ पर फ्री लीगल एड अवेलेबल कराएं। नेक्स्ट, स्पीडी ट्रायल इन उजनेरा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये बोला गया है कि स्पीडी ट्रायल इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेट अप प्रोसीजर टू एंश्योर स्पीडी ट्रायल। तो स्पीडी ट्रायल भी ये बोला गया है कि ये फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति का, एक जो भी अरेस्ट करा जा रहा है, जिसके अगेंस्ट भी ट्रायल इंस्टीट्यूट हो रहा है, जो अक्यूज़ है, तो उसका एक राइट है कि उसके ट्रायल को स्पीडीली कंक्लूड करा जाए, उसका ट्रायल जल्दी ख़त्म हो। अदरवाइज़ अगर किसी पर्सन का 10 ईयर्स 20 ईयर्स ट्रायल चल रहा है तो उस डेफिनेटली वो ट्रबल में है, वो डिटेंशन में रहता है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाता है, यहाँ पे कोई कंक्लूज़न ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में उसका राइट है एज़ पर 21 की एक ट्रायल जल्दी ख़त्म हो, चाहे वो कन्विक्शन हो, एक्विटल हो, बट स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है एज़ पर आर्टिकल 21 हुस्नेरा खातून में हेल्ड करा है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये बोलता है कि हर व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कोई एक्यूजेशन लगाया गया है और उसका ट्रायल हो रहा है, तो उसके पास ये राइट है कि वो
खुद के ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, विच मीन्स कि ही इज़ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, विच मीन्स आप अपने ही लिए कोई अपने ही अगेंस्ट कोई एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किए जाओगे, चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों। तो जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा और उसके अगेंस्ट ट्रायल होगा, वो अक्यूज़ बनाया जाएगा। यहाँ पे ये याद रखना कि अरेस्टेड पर्सन और अक्यूज़ में डिफरेंस है, हम इसको बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। बट अरेस्टेड पर्सन आने वाली स्टेज पर अक्यूज़ बनाया जाता है, तो जब उसका ट्रायल होता है तो उसको खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, और इस को हेल्ड करा गया है। वैसे तो ये आर्टिकल खुद ही ये बोलता है, बट इसको रेटिफाई किया है नंदिनी सप्तपति वर्सेस पीएल दैन में। तो यहाँ पर बोला गया है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स किसी भी पर्सन को स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। उसके पास ये राइट है कि वो साइलेंट रह सकता है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। आगे बढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। तो जो हथकड़ी पहनाने का रूल है, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हैंडकफ करता है तो प्राइमरीली वो किसी पर्सन को जब अरेस्ट करेगा तो रूटीन मैनर में वो हैंडकफ नहीं करेगा। मतलब हैंडकफ करने का जो इस मैनर में अरेस्ट करने का जो वे है वो सिर्फ ऐसे केसेस में हो सकता है। हैंडकफिंग तभी हो सकती है जब ऑफेंडर वायलेंट हो जाए या वो एस्केप करने का अटेम्प्ट करता है। तो जनरली एक रूटीन मैनर में नॉर्मली किसी भी व्यक्ति को हैंडकफ नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा है। तो यहाँ पर ये अरेस्टेड पर्सन का अगेन ये राइट है कि उसको हैंडकफ नहीं किया जाना चाहिए रूटीन मैनर में। बट अगर वो भागने की कोशिश करता है या वायलेंट हो जाता है तो यहाँ पर उसको हैंडकफ किया जा सकता है। नाउ आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी कुछ ऐसे अरेस्टेड पर्सन और जो डिटेंशन में पर्सन्स रखे जाते हैं, जो भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, उनके रिगार्डिंग कुछ उनके लिए कुछ प्रोटेक्शंस देता है। जैसे जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो दैट पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट। तो ऐसे लोगों को किन ग्राउंड्स पर वो अरेस्ट करे गए हैं उनको जानना उनका राइट है। और सेम राइट सेक्शन 50 CRPC में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ही शैल हैव राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो ये राइट भी CRPC में आपको देखने मिलेगा, 41D एंड 303 ऑफ CRPC। तो ये जो दो राइट हैं ये आर्टिकल 22 भी बोलता है और सेक्शन 50 एंड सेक्शन 41D 303 में भी इनकॉर्पोरेटेड है। जो भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना भी मैंडेटरी है एज पर आर्टिकल 22 एंड ऑल्सो सेक्शन 57 एंड 76 ऑफ CRPC, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा यहाँ पे कौन कौन से राइट्स हैं 22 में। जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ग्राउंड्स बताना होगा, उसके पास ये राइट है कि वो किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकता है जो जिससे भी वो चाहे। एंड जब वो अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना मैंडेटरी है। अब ये कुछ प्रोविज़न CRPC में भी हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 50 ऑफ CRPC जो 22 में हमने डिस्कस किया कि जब वो अरेस्ट किया जाएगा तो उसको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना एंड साथ ही उसका राइट ऑफ बेल बताना ज़रूरी है। तो एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एज यू नो कि कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, जो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो पुलिस ऑफिसर और कोई अदर पर्सन अरेस्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को विदाउट वारंट। पॉइंट टू नोट दैट विदाउट वारंट अरेस्ट दो तरह से हो सकता है, विद वारंट एंड विदाउट वारंट। तो यहाँ पर विदाउट वारंट अरेस्ट की बात हो रही है। एज यू नो दैट विदाउट वारंट अरेस्ट सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ही किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं है। विदाउट वारंट अरेस्ट आप कॉग्निजेबल केसेस में ही कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में
विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर विदाउट वारंट जब अरेस्ट किया जाता है तो एवरी पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टिंग एनी पर्सन शैल कम्युनिकेट टू हिम, जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, full particulars of the offense for which he is arrested and grounds for such arrest. Okay, and that he is entitled to be released on bail other than a person accused of non bailable offense. तो यहाँ पर अगर वो पर्सन जो अरेस्ट किया जाता है वो किसी भी बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है फॉर द कमीशन ऑफ बेलेबल ऑफेंस, तो उसको ये बताया जाएगा कि उसके पास एज ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट बेल लेने का राइट है। तो यहाँ पर सेक्शन 436 मेंशन करना ज़रूरी है कि ऐसे केसेस जो बेलेबल, जब कोई पर्सन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये मैंडेटरी राइट है कि वो अगर अरेस्ट किया जाता है विदाउट वारंट तो वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास, और वो कोर्ट जिसको वो अप्लाई करता है वो उसको बाउंड है बेल पर छोड़ने के लिए। तो ये पॉइंट याद रखना कि बेलेबल केसेस में ये भी अक्यूज पर्सन जो अरेस्ट किया जाता है सब्सिक्वेंटली वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो बेलेबल मैटर्स में उसका बेल पर रिलीज़ होना राइट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगेन सेक्शन 50 कैपिटल ए ये बताता है कि अक्यूज पर्सन का ये राइट है जो अरेस्ट किया जाता है कि जब वो अरेस्ट करा जा रहा है तो वो एक नॉमिनेटेड पर्सन को उस अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ये उसका राइट है। तो जो भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जब अरेस्ट कर रहा है तो वो फोर्थ विथ इन्फॉर्मेशन, जो अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो किसी फ्रेंड, रिलेटिव या कोई अदर पर्सन जो भी डिस्क्लोज करा जाता है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसने बताया है, नॉमिनेट किया है, तो उसको बताना, उसकी अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। तो आई होप आपको ये प्रोविज़न समझ आया होगा। इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। किसी भी नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ जो अरेस्टेड पर्सन है उसको ये इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी है सेक्शन 50 कैपिटल ए में कि उसका राइट है कि ये भी उसका अलग से सेपरेट राइट है, इन्फॉर्मेशन देना एक अलग राइट है, बट उसको ये इन्फॉर्म करना कि उसके पास इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी ये भी उसका एक राइट है। तो इस राइट को इन्फॉर्म करना भी पुलिस ऑफिसर को ज़रूरी है कि आप राइटफुली किसी पर्सन को जो आप नॉमिनेट करते हो या आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उसको अरेस्ट के बारे में आप बता सकते हैं। साथ ही ऐसी जो इन्फॉर्मेशन दी है पुलिस ऑफिसर ने उसकी एक एंट्री भी करना ज़रूरी है। जो पुलिस स्टेशन में एक बुक कीप करी जाएगी, कैप्ट करते हैं जो पुलिस ऑफिसर, तो ऐसी बुक में एंट्री करना ज़रूरी है जो भी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है जिस भी फॉर्म में। सेक्शन 50 कैपिटल ए का सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 हैज़ बीन कंप्लाइड। तो ये जो पूरा प्रोविज़न है 50 कैपिटल ए में कि यहाँ पर किसी नॉमिनेटेड पर्सन को इंफॉर्मेशन देनी है, ये उसका राइट है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लाई करना ज़रूरी हैं जो सबसेक्शन 2 और 3 में दी हुई हैं। और जब मजिस्ट्रेट के पास वो अरेस्टेड पर्सन लाया जाता है तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो देखे कि ये क्या सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करे गए हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अरेस्ट कब लॉफुल होगा। ऐसे किसी पर्सन को जाके डायरेक्टली अरेस्ट तो कर नहीं सकते हैं कि किसी को भी अरेस्ट कर लिया। तो अरेस्ट करना लॉफुल तभी होगा जब वहाँ पर रीजनेबल सस्पिशन है कि किसी पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया है या उसने ऑफेंस कमिट किया है जिसमें पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41 के अंदर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 41 ऑफ CRPC काफ़ी डिटेल में अरेस्ट के बारे में बताता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब उसके पास
रीज़नेबल सस्पिशन है कि किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट किया है, तो वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। बट अगर ऐसे रीज़नेबल सस्पिशन एग्जिस्ट नहीं करता है कि किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो यहाँ पर अरेस्ट करना पूरी तरह से इलीगल होगा, ये अरेस्ट लॉफुल नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है अरेस्ट के रिगार्डिंग, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। इस केस में ये बोला गया था कि वेयर द अरेस्ट इज फॉर ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 years और विच मे एक्सटेंड टू 7 years और विदाउट फाइन, विद और विदाउट फाइन। तो 7 years तक के केसेस में जहाँ पर पनिशमेंट 7 years तक है ऐसे ऑफेंसेस में, या 7 years से कम है, चाहे विद फाइन हो विदाउट फाइन हो, तो वहाँ पर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है कि जब पुलिस ऑफिसर ऐसे मैटर्स में अरेस्ट कर रहा होगा तो उसको ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल करनी होगी, ये सारी कंडीशंस कंप्लाई करनी होगी। तो ये जो कंडीशंस हैं, आपको ये कंडीशन सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के बी क्लॉज में देखने को मिलेगी, जिसको चेकलिस्ट भी बोला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जो चेकलिस्ट है, इसमें जो बनाया जाता है कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा होगा तो वो अरेस्ट क्यों कर रहा है, उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगा, और जो चेकलिस्ट है जो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के बी में दी हुई हैं कंडीशंस, वो पूरी होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, यही इस केस में बोला है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं? दैट पुलिस ऑफिसर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट सच पर्सन हैड कमिटेड द ऑफेंस पनिशेबल एज अफॉरसेट। मतलब ये जो 7 years अप टू एंड लेस देन 7 years, तो ये ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ऐसे केसेस में ये सारी कंडीशंस पूरी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई करे कि ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, देन पुलिस ऑफिसर हैज़ टू फर्दर सेटिस्फाइड दैट द अरेस्ट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। किसी फर्दर ऑफेंस के कमीशन को रोकने के लिए अरेस्ट ज़रूरी है। दैट अरेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस और टू प्रिवेंट द अक्यूज फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर, या फिर एविडेंस को डिसअपियर कर सकता है अक्यूज पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, तो अरेस्ट ज़रूरी है। और टू प्रिवेंट टेम्परिंग विद द एविडेंस और to prevent such person from making any inducement, threat, promise to a witness। तो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, मतलब एविडेंस को मिटा सकता है या उसमें कुछ टेम्परिंग कर सकता है, ऐसा हो सकता है। या जो इम्पोर्टेंट विटनेस है केस से रिलेटेड, उसको कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस कर सकता है उस केस के रिगार्डिंग। तो ऐसे केसेस में दैट also one point that the arrest is necessary to secure his presence in court whenever required cannot be ensured। तो ऐसे केस में जब अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो उस पर्सन की प्रेजेंस कोर्ट में इंश्योर नहीं की जा सकती, तो ऐसे केसेस में भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस जब फुलफ़िल होंगी तो पुलिस ऑफिसर इन सारे केसेस में को कंप्लाई करने के बाद, इन सारी कंडीशंस को नोट डाउन करने के बाद, पूरी एक चेकलिस्ट बनाकर, इसको चेकलिस्ट बोला जाता है, तो ये पूरी चेकलिस्ट बनाकर ही अरेस्ट कर सकता है। ये सारे कंडीशंस कोर्ट को बताने होंगे कि ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं कि अरेस्ट ज़रूरी था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये अरेस्टेड पर्सन के राइट में ये जजमेंट क्यों डिस्कस किया। तो ये डिस्कशन इसीलिए किया है कि यहाँ पर सारी कंडीशंस को कंप्लाई करना, फुलफ़िल करना एक पुलिस ऑफिसर को ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी किसी भी पर्सन की ड्यूटी की बात होती है तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन के पास राइट अराइज होता है। तो ये ड्यूटी को कंप्लाई करना, यहाँ पर जो ये ड्यूटी है वो ऑटोमेटिकली अरेस्टेड पर्सन का राइट होता है कि ऐसी चीज़ें कंप्लाई हो, उसका ये अधिकार है कि वो उसका इलीगल अरेस्ट ना हो। सारी कंडीशन फुलफ़िल होने के बाद, ये सारी कंडीशंस को पूरा होने के बाद ही अरेस्ट किया जाए, अदरवाइज़ ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी तो वो एक इलीगल अरेस्ट कहलाएगा। तो इन केस अगर किसी
पर्सन को इलीगली अरेस्ट किया जाता है विदाउट एनी ग्राउंड, तो दिस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 220 ऑफ आईपीसी, which says that commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law. कोई भी पर्सन किसी को अरेस्ट करता है, कोई भी अथॉरिटी में, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, उसको ट्रायल के लिए कमिट करता है या कन्फाइन करता है, जिसके पास अथॉरिटी है ऐसा करने के लिए, और उसको पता है कि इज़ एक्टिंग कंट्ररी टू लॉ, लॉ के अगेंस्ट वो एक्ट कर रहा है, तो इस सेक्शन में वो पनिश किया जाएगा। उस दिस एक्ट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 220, और यहाँ पर अप टू 7 years की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो वी कैन रीड इट, whoever being in any whoever being in any office which gives him legal authority to commit persons for trial or to confinement or to keep persons in confinement corruptly, maliciously commits any person for trial or to confinement or keeps any person in confinement in the exercise of that authority, knowing that in so doing he is acting contrary to law, so he shall be punished for imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो यहाँ पे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन इलीगली किसी को अरेस्ट करता है एज पर आईपीसी। नाउ फ्रेंड्स, सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी ये बताता है कि जिस भी व्यक्ति को, जिसको भी अरेस्ट किया जाता है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी है। जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एक मेडिकल ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एंड इफ़ मेडिकल ऑफिसर इज़ नॉट अवेलेबल बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पर जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसका एज पर सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी उसका एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी है। एंड इफ़ अरेस्टेड पर्सन इज़ अ फीमेल, then examination shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, and in case female medical officer is not available, by a female registered medical practitioner। तो अगर कोई फीमेल को अरेस्ट करते हैं तो ऐसे केसेस में या तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर खुद ही एग्जामिनेशन करेगी, मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी, या अपने सुपरविज़न में कराएगी, और अगर वो अवेलेबल नहीं है, ऐसी फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है, तो कोई भी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कर सकती है किसी फीमेल का। देन मेडिकल ऑफिसर जो एग्जामिनेशन करेगा उसका रिकॉर्ड जो होगा, अगर अरेस्टेड पर्सन की बॉडी पे कोई इंजरी है, वायलेंस है, तो ये सारी चीज़ें शो करके एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड बनाएगा, और उसकी कॉपी जो एग्जामिनेशन की होगी वो अरेस्टेड पर्सन को या उसके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन को देगा, एक कॉपी फर्निश कराएगा। सेक्शन 56 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जब वो अरेस्ट कर लिया जाता है तो विदाउट अननेसेसरी डिले के बिना उस पर्सन को या तो मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, उसके पास लिए जाएगा, या एसएचओ के पास, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास अगर कोई और पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है जो एसएचओ नहीं है, तो या तो एसएचओ के पास लेकर जाया जाए उस अरेस्टेड पर्सन को, या ऐसे मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन हो, वहाँ पर अरेस्ट करके ले जाना विदाउट अननेसेसरी डिले ज़रूरी है। अननेसेसरी डिले नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 57 भी ऐसा ही कुछ प्रोविज़न करता है कि उसके कॉम्प्लीमेंट में सेक्शन 56 के, कि कोई भी पर्सन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है विदाउट वारंट, तो उस अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर्स के बियॉन्ड, एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, अरेस्ट करके नहीं रखेगा। विच मीन्स 24 आवर्स के बाद उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है और इसको कंप्लाई करना ज़रूरी है। अब सेक्शन
151 सबसेक्शन 2 भी ऐसा ही राइट प्रोवाइड करता है जब किसी व्यक्ति को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन होने से रोकने के लिए अरेस्ट किया जाता है, तो ऐसे केसेस में भी जब अरेस्ट किया जाएगा तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना मैंडेटरी होगा। सेक्शन 76 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। तो अभी हमने 57 भी डिस्कस किया कि कोर्ट के पास ले जाना है, बट 57 और 76 में ये डिफरेंस है कि 57 विदाउट वारंट जब अरेस्ट किया जाता है तब 24 आवर्स में अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के पास ले जाना होगा, बट 76 ये बोलता है कि इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट, जब किसी वारंट के एग्जीक्यूशन में मतलब विद वारंट किसी पर्सन को अरेस्ट करा जाता है तो विदाउट अननेसेसरी डिले एंड जो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, उस पर्सन को कोर्ट के पास प्रोड्यूस करना ज़रूरी होगा। अब सेक्शन 75 ये बोलता है कि नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, तो जब किसी को वारंट के साथ अरेस्ट करेगा पुलिस ऑफिसर या कोई पर्सन जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो नोटिफाई करेगा द सब्सटेंस कि वो क्यों किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, तो सब्सटेंस बताना ज़रूरी है। और अगर वो पर्सन बोलता है कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है कि मुझे वारंट दिखाइए, तो ऐसे अगर वो ऐसा बोलता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसको वारंट भी शो करेगा कि वारंट में आप वारंट देख सकते हैं कि आपके लिए अरेस्ट का वारंट है या आपका अरेस्ट करना कोर्ट के वारंट में मेंशन्ड है। सेक्शन 60 कैपिटल ए ऑफ सीआरपीसी ये बताता है कि किसी भी पर्सन का अरेस्ट होगा तो दैट अरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड, कि जो अरेस्ट किया जाएगा वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं होना चाहिए, इलीगल अरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए या किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज वो अरेस्ट इलीगल होगा या उस पर्सन को ऐसे ग्राउंड्स के अलावा जो कोड में सीआरपीसी में या किसी अदर लॉ में नहीं है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जिनको फॉलो करना मैंडेटरी हुआ, और ये लेटर ऑन ये ही गाइडलाइंस को सीआरपीसी में ऐड करा गया, जैसे सेक्शन 41 कैपिटल बी, सेक्शन 41 कैपिटल डी, ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस गाइडलाइन इस केस की गाइडलाइंस के बाद ऐड करे गए थे। तो इसमें क्या गाइडलाइंस दी ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा होगा तो उसको एक्यूरेट एंड विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन एंड नेम विद देयर डेजिग्नेशन वियर करना ज़रूरी है, कि यहाँ पर एक्यूरेट एंड विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और उसका नाम डेजिग्नेशन के साथ होना चाहिए जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर। एंड पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट शेल प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट। यहाँ पर अरेस्ट करने के टाइम पर एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना भी ज़रूरी है, और वो मेमोरेंडम एटलीस्ट एक विटनेस के द्वारा अटेस्ट होना भी ज़रूरी है। Also, a person who has been arrested and detained and is being held in custody shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him being informed. तो ये हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 50 कैपिटल ए में, तो यही वो राइट है। एंड द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट, ये भी हमने 50 कैपिटल ए में डिस्कस किया। एंड एंट्री डायरी में ऐसी एंट्री भी होना ज़रूरी है, दिस इज़ ऑल्सो देयर इन सेक्शन 50 कैपिटल ए। जो कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मेमो ऑफ अरेस्ट, ये सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट को सेंड करना भी ज़रूरी है उसके रिकॉर्ड के लिए। और द पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी परमिटेड टू मीट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। तो ये जो गाइडलाइन है ये 41 डी में आपको देखने मिलेगी, सेक्शन 41 कैपिटल डी, कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट करा जाता है तो उसका राइट है कि ड्यूरिंग इंटरोगेशन वो अपने लॉयर से मिल सकता है, बात कर सकता है, बट
थ्रू आउट इंटरोगेशन ये राइट नहीं है, सिर्फ ड्यूरिंग इंटरोगेशन है। नेक्स्ट, द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर, तो ये हमने सेक्शन 54 में देखा है यही राइट। तो ये जो गाइडलाइन है इनके आने के बाद डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन CRPC के कुछ प्रोविजंस में। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट पर इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है। तो जो आर्टिकल 7 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, जिसको इंडिया ने भी रेटिफाई किया है, तो इसका आर्टिकल 7 ये बोलता है, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। In particular, no one shall be subjected to without his free consent for medical or scientific experiment. तो आर्टिकल 7 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, उसके साथ क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, और वो बिना किसी कारण के पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये आर्टिकल 21 एंड 22 जैसे राइट दिए गए हैं। ऑल्सो आर्टिकल 14 ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, आर्टिकल 14 ये बताता है, कुछ पॉइंट्स बताता है कि जब किसी पर्सन को अरेस्ट करा जाता है, उसको ट्रायल में रखा जाता है, तो उसके पास क्या राइट्स हैं। तो ऑल पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, हर कोई के पास इक्वालिटी है, सारे लोग इक्वल होना चाहिए कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स में जब उनको ट्राई करा जाता है। एवरीवन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस शैल हैव द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। तो जो भी पर्सन जिसके अगेंस्ट जिसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है और उसको अरेस्ट किया गया है, तो जब उसका ट्रायल होगा, तो जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता, जब तक उसका कन्विक्शन नहीं हो जाता, उसके पास राइट है कि वो इनोसेंट ही प्रिज्यूम करा जाएगा कि उसने कुछ नहीं किया। तो ये जो राइट है, ये हमारे इंडिया में हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं, हमारा जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें भी ये रूल अप्लाई होता है। प्रैक्टिकली ये चीज़ अप्लाई होती है। जो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट वाली प्रिजम्पशन है, जो आप एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे, तो ये प्रिंसिपल भी इंडिया में पूरी तरह से एप्लीकेबल है। thirdly, in determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to following minimum guarantee in full equality. तो ये सारे जो अक्यूज पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है, उसके पास ये राइट भी होंगे जब उसको एक किसी क्रिमिनल चार्ज में ट्राई करा जाता है, किसी ऑफेंस के लिए ट्राई करा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बी इन्फॉर्म्ड प्रॉम्प्टली and in detail in a language which he understands of nature and cause of the charge against him. तो जिस भी लैंग्वेज में जो अक्यूज पर्सन है, अरेस्टेड है, कि उसके अगेंस्ट क्या चार्ज लगाया गया है, उसकी खुद की लैंग्वेज में जो वो समझता है, उसमें उसको ये कन्फर करना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी होगा। टू हैव adequate time and facilities for preparation of his defense and to communicate with counsel of his own choosing. तो जैसे कि 41 कैपिटल डी में हमने डिस्कस किया एंड आर्टिकल 22 में भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर वो कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाता है, किसी भी पर्सन को ट्रायल में रखा जाता है, उससे इंटरोगेशन किया जाता है, तो उसके पास राइट है कि वो अपनी चॉइस के काउंसिल से अपने डिफेंस के रिगार्डिंग कम्युनिकेट कर सकता है। एंड टू बी ट्राइड विदाउट अनड्यू डिले। नेक्स्ट, to be tried in his presence and to defend himself in person or through legal aid of his own choosing. तो यहाँ पर उसको लीगल एड भी मिलना चाहिए। अगर वो पर्सन, अगर लीगल असिस्टेंस, अगर वो ऐसा पर्सन है जहाँ पर वो लीगल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है उसको, तो वहाँ पर जैसे हमने डिस्कस किया कुछ केसेस में पहले ही, M.H. हॉस्कॉट है,
तो यहाँ पर लीगल एड मैंडेटरी है, और यहाँ पर आर्टिकल 39 कैपिटल ए भी इस बारे में बताता है, और एम एच हॉस्कॉट का केस भी है। तो यहाँ पर लीगल असिस्टेंस किसी भी व्यक्ति को जब ट्रायल में रखते हैं और अब वो अक्यूज़ है, तो उसके डिफेंस के लिए अगर आप लीगल असिस्टेंस नहीं देंगे, अगर वो नहीं, उसके पास सफिशेंट मींस नहीं है उसको पे करने के लिए, तो उसको विदाउट पेमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये उसको लीगल असिस्टेंस, लीगल एड देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है टू एग्जामिन और हैव एग्जामिन्ड द विटनेसेस अगेंस्ट हिम। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट बता रहा है कि अगर कोई विटनेस उसके अगेंस्ट आता है तो वो ऐसे विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है। और साथ ही खुद भी अपने विटनेसेस को वहाँ पर एग्जामिन करा सकता है। तो ये राइट हमें एविडेंस एक्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है टू हैव द फ्री असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर इफ़ ही कैन नॉट अंडरस्टैंड और स्पीक द लैंग्वेज यूज इन कोर्ट। तो जब ट्रायल हो रहा होगा किसी व्यक्ति का, तो अगर उसको कोई लैंग्वेज समझ आ ही नहीं रही है, तो वहाँ पर उसको इंटरप्रेटर मिलना चाहिए कि उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये जानना उसका राइट है। एंड नॉट टू बी कंपेल्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ और टू कन्फेस गिल्ट। तो ये हम डिस्कस किया है हमने, जैसे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये राइट दिया है कि कोई भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझे होंगे, आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।